हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में और अगर हमने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है तो हमें किस तरफ जाना चाहिए। मेरे पीछे आप एक ड्राइंग देख रहे होंगे जिसमें मैंने दो अपॉर्चुनिटीज़ निकाली हैं, एक है इंडस्ट्री की और एक है एकेडमिक की। इंडस्ट्री की जो अपॉर्चुनिटी है ये एनटीए खुद आपको देता है, ठीक है। एनटीए अपने बुलेटिन में हर 6 महीने के बाद जब यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का नया बुलेटिन आता है तो एनटीए उसमें बताता है कि आपके पास अगर वैलिड स्कोर कार्ड है नेट का तो आप हमारी जितनी भी भारत में रन कर रही महारत्ना नवरत्ना कंपनियां हैं, जैसे ओएनजीसी हो गया, भेल हो गया, ठीक है, इंडियन ऑयल हो गया, इसके तरीके से भारत पेट्रोलियम हो गया, और भी जितनी कंपनियां महारत्ना और नवरत्ना हैं उनमें आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जॉब कभी कभी हिंदी ट्रांसलेटर की निकलती है, कभी यंग प्रोफेशनल्स की निकलती है, कभी एमबीए ग्रेजुएट्स एमबीए के स्टूडेंट्स की निकलती है, जो मैनेजमेंट के होते हैं उनके लिए निकलती है, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे वर्टिकल्स में वैकेंसी आती है, वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड होता है। एक तरीका यह है कि आप इस तरीके से जॉब हंट कर सकते हो। दूसरा तरीका जो थोड़ा सा लेंदी है और उसका रास्ता एकेडमिक्स का है। मैंने दो कैटेगरी बांटी हुई है, जिन कैटेगरी में एग्जाम होता था पहले, अभी तो 3 कैटेगरी हो गई है। तीसरे वाले से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो जॉब से रिलेटेड नहीं है, ना ही उसमें फेलोशिप मिलेगी, ना ही आप वहां असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। तो पीएचडी ओनली जो कैटेगरी है वो सिर्फ पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए होती है। यहां पे जब आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ क्वालिफाई करते हो और नेट क्वालिफाई करते हो, दोनों ही में दो ताले खुलते हैं। पहला पीएचडी का, दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी का, दूसरा नेट में भी पीएचडी का और असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी का। पहले हम इसको बात कर ले। जब जूनियर रिसर्च फेलोशिप की कैटेगरी में आपका रिजल्ट आता है, यानी आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हो, तो आपको फेलोशिप दी जाती है और आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। आपको उसके लिए कोई मेहनत अलग से नहीं करनी पड़ती है कि फेलोशिप कैसे मिलेगी। यानी जब आप पीएचडी के लिए गए, आपने किसी संस्थान, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, तो उसी दिन से आपकी फेलोशिप काउंट होना शुरू हो जाएगी, ठीक, पहली चीज। दूसरा है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। यहां पे रिकमेंडेशन मेरा ये रहता है कि अगर आपको जॉब की नीड नहीं है तो आप पीएचडी करने के लिए जाइए, क्योंकि अगर आप जेआरएफ या नेट के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको एक स्ट्रगल करना पड़ेगा, जो कि है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स का, ठीक है, जहां पे आप लैग कर जाओगे। इन दोनों में ही अगर आपने नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहा, इसकी जॉब के लिए गए, तो आपको एपीआई से निपटना पड़ेगा। एपीआई जिसको हम एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कहते हैं, जो कि कई पैरामीटर्स पे होती है। कुछ मार्क्स होते हैं, कुछ मेजरमेंट होता है। जिसका एपीआई सबसे ज्यादा होता है उसको प्रेफरेंस मिल जाता है, जिसका कम होता है वो बाहर हो जाता है, ठीक है। तो फेलोशिप मिलती है जेआरएफ 2 साल के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और उसके बाद अगले 3 साल सीनियर रिसर्च फेलो का आपको जो फेलोशिप है वो मिलती है। तो 5 साल का ये पूरा एक टेन्योर हो जाता है, यानी आपको 5 साल तक, 5 इयर्स तक सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपको फेलोशिप दे रही है। अगर आपकी जो रिसर्च है वो 6 साल 7 साल तक चलती है तो कुछ केसेस में आपको फेलोशिप मिलती है, अदरवाइज 5 साल तक का ही इसका टेन्योर होता है। उसके बाद जब आप जेआरएफ करके पीएचडी किया आपने, और पीएचडी करने के बाद अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने गए, तो आपके पास 25 या 30 नंबर रहता है। ये 25 और 30 नंबर क्या है? यही वो नंबर्स हैं, 25 और 30 नंबर, जो नेट और नॉन नेट वाले स्टूडेंट्स में डिफरेंशिएशन कर देता है। अगर आपने पीएचडी करी है, पहले आपने जेआरएफ या नेट क्वालिफाई किया, फिर पीएचडी करी, और अगर आपने डिग्री कॉलेज में अप्लाई किया है तो आपको 25 नंबर मिलेगा, या फिर अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है तो आपको आपकी पीएचडी का नेट करने के बाद 30 नंबर मिलेगा। यह फायदा होता है जब आप नेट करने के बाद पीएचडी करते हो। इसीलिए कहा जाता है कि आप नेट करने के बाद पीएचडी कर लें, क्योंकि यहां पर आपकी एपीआई स्ट्रांग हो जाती है। और एपीआई में आपके जो
जो रिसर्च पेपर्स हैं, जो सेमिनार्स हैं और जो वर्कशॉप आपने की है, इसके नंबर भी काउंट होते हैं। तो आप ये डे 1 से ही ये काम कर सकते हैं। हालांकि जब आप पीएचडी करते हो तो कुछ पैरामीटर, कुछ स्टैंडर्ड होता है कि 2 पेपर पब्लिश होने चाहिए, 2 पेपर प्रेजेंट होने चाहिए आपके ड्यूरिंग योर कोर्स। ठीक है, पूरे जो रिसर्च कर रहे हैं उसके दरमियान, उस 3-4 साल या 5 साल के बीच में 4 पेपर आपके इस तरीके से होने चाहिए। दूसरा आता है जब आप सिंपली नेट क्वालिफाई करते हो, जेआरएफ क्वालिफाई नहीं करते हो, तो यहां पे सबसे पहली चीज यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब या असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के लिए कुछ कमीशंस ऐसी हैं जो नेट को मिनिमम क्वालिफिकेशन बनाती है। जैसे उत्तर प्रदेश एजुकेशन का जो हायर एजुकेशन बोर्ड था, जिसका नाम आप यूपीईएससी कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश का हो गया, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, यानी जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालते हैं। इनका जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो होता है कि आप रेलेवेंट, रिलेटेड या संबंधित विषय में आप नेट क्वालिफाई किए हो और 55% मार्क्स आपके पीजी में रहे हो, जो कि नेट का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहां के लिए। लेकिन जब आप पीएचडी कर लेंगे तो अगेन आपको यह फायदा मिल जाएगा एपीआई का, और फिर आप यहां के लिए एलिजिबल तो हो ही जाओगे, साथ ही साथ आप यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजेस में भी कैंडिडेट को कंपीट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा केस यहां पीएचडी के लिए याद रखिएगा कि यहां पर आपको फेलोशिप बाय डिफॉल्ट नहीं मिलती है। जो सुविधा यहां पे थी वो यहां पर नहीं होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार की जैसे मिनिस्ट्री ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए फेलोशिप निकालती है। इंडियन काउंसिल जो कि सोशल साइंस रिसर्चेस के लिए है, न्यू दिल्ली में है ये संस्था, ये भी हर साल एग्जाम होने के बाद आपको हर महीने फेलोशिप के लिए फॉर्म निकालती है। आपको अपना रिसर्च प्रपोजल भेजना होता है, अगर वो सेलेक्ट हो गया तो आपको ये एलिजिबल मान लेगी और आपको हर महीने 20,000, आई गेस 22,000 या 20,000 के आसपास फेलोशिप ये देती है। तो ये 2 तरीके हैं, आप इन दोनों तरीकों को यूटिलाइज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। लेकिन एक काम जो आप रेगुलर कर सकते हो वो है कि आप सेमिनार अटेंड कर सकते हो, सेमिनार में पेपर प्रेजेंट कर सकते हो। अगर अभी आपने पीएचडी नहीं की है तो जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आप उसके किसी टॉपिक को सेलेक्ट करके उसमें रिसर्च पेपर लिख सकते हो, उससे रिलेटेड सेमिनार्स को अटेंड कर सकते हो, उससे रिलेटेड वर्कशॉप्स को कर सकते हो, या फिर आपका जो पीजी का टॉपिक था डिसर्टेशन का, उसको आप थोड़ा और रिफाइन करके उस पर भी रिसर्च पेपर लिख सकते हो। ये काम आप कर सकते हो, और इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये सारे जो आप काम यहां कर रहे हो इनके मार्क्स आपको एपीआई में मिल जाएंगे, और धीरे धीरे करके, ठीक है, एक समय के बाद आपकी एपीआई बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और फिर साथ में आप पीएचडी भी कर रहे हैं तो पीएचडी कंप्लीशन के बाद आप अगेन 25 और 30 नंबर के भागीदार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है अपने आप को तैयार करने का कि आपको किस तरफ जाना है। ठीक है, ये दोनों वो कैटेगरीज हैं जहां पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, और एक में फेलोशिप मिलेगी, एक में नहीं मिलेगी। दोनों को क्वालिफाई करने के बाद एलिजिबल आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो जाते हो। आई होप वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके पास कोई ऐसे टॉपिक हैं जिन पर आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप उन टॉपिक्स को लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उन टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो बना के, छोटी छोटी वीडियो बना के आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा दूं। जाने से पहले मैं एक बात और बता दूं, अगर आप दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बैचेस लाइव हैं। हमारे पेज पे जाके आप, फॉर एग्जांपल, अगर आप मेगा पैक्स, इसलिए क्योंकि मेगा पैक में आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिल जाता है, और वो कम प्राइसिंग में, कम फीस में। तो अब जैसे मैं एजुकेशन पढ़ाता हूं आपको, पेपर 2 एजुकेशन भी पढ़ाता हूं और पेपर 1 भी आपको पढ़ाता हूं। तो यहां पे आप जाके मेगा पैक को इनरोल करने के लिए मेरा कोड आप यहां लगाएंगे Y1026। ठीक है, ये वो कोड है जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा, 79% ऑफ ये कर देगा, जैसा कि आप यहां देख रहे होंगे। और फिर फर्दर जो प्रोसेस होता है फी सबमिशन का, आप यहां जाके उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, 12 मंथ की वैलिडिटी चल रही है अभी, जिसको हम डबल वैलिडिटी ऑफर भी कहते हैं। तो ये है पूरा प्रोसेस। लेकिन जाते जाते मैं एक बार फिर से आपको कहूंगा कि आप इस पे एक बार नजर जरूर डाल लीजिएगा, सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि मेरा जिस कैटेगरी में होता है उस कैटेगरी के बाद मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।